हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का वेरियस स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ मॉडल। बेटा कुछ हमारे स्टेप्स हैं जो मॉडल को फॉर्मुलेट करने के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्रॉब्लम एनवायरनमेंट एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन, मॉडल कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, model testing and revision if required, and solution of the model to derive conclusion, and the last one is testing, control and implementation of the solution। तो बेटा ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे जो मॉडल को फॉर्मुलेट करने के लिए होते हैं। आइए हम एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन और ये स्टेप्स हमें क्या क्या बोलते हैं। चलिए देखिए, द फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम एनवायरनमेंट एनालिसिस एंड द फॉर्मुलेशन। देखो प्रॉब्लम एनवायरनमेंट एनालिसिस में वो हमें क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च की टीम है। द ऑपरेशन रिसर्च ट्राई टू स्टडी द कंटेंट, कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम एनवायरनमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग क्लोज अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिसीजन मेकर। कि जो रिसर्च टीम है हमारी वो सबसे पहले क्या स्टडी करती है, देखो जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी उसका क्या कंटेंट है, कम्युनिकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और उसकी क्या क्या चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी जो टीम है वो स्टडी करती है और एक कोऑर्डिनेशन भी मतलब बनाती है अपने डिसीजन मेकर के साथ। ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी बेटा उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे जब तक हम उसकी सारी की सारी चीजों को ना समझ ले और एट द लास्ट हम उसके एक डिसीजन पे ना पहुंचाए। सो द डिसीजन इज टेकन दैट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ रियल सिचुएशन आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड व्हाट कैन बी इग्नोर्ड इन द मॉडल। कि जो डिसीजन मेकर होते हैं वो बेसिकली क्या देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजों को हमें अवॉइड करना है, क्या क्या चीजों को हमें कंसिडर करके चलना है और क्या क्या चीजों को हम इग्नोर करके अपने एक सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। सो दिस विल लीड टू द वेरियस काइंड ऑफ assumptions. So the formulation stage possesses some sort of arbitrariness and there always a likelihood that different researcher for the same problem may formulate the different strategies। कि बेटा इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम कुछ assumptions रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कोविड चल रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है कि कोविड में इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा। ठीक है ना, अब लॉकडाउन के लिए जो डिसीजन लिया जाता है ना, अब हम डेली क्या सोचते हैं कि मतलब गवर्नमेंट ये लॉकडाउन लगाएगी या नहीं लगाएगी। अब उन लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो भी क्राइसिस आ रहे हैं, लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है किस वजह से लगाया जा रहा है, कोविड की वजह से लगाया जा रहा है, तो उसके लिए बेटा एक टीम होती है जो डिसाइड करती है कि हमें कितने टाइम तक के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए और अगर हम लॉकडाउन लगा रहे हैं तो हम ऐसे क्या डिसीजन ले कि जो पब्लिक है उनको प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे शॉप्स के लिए अब देखो जैसे लॉकडाउन होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं कि गाइडलाइंस आएंगी कि शॉप्स कब से कब तक खुलेंगी, हम किस टाइम से किस टाइम तक के लिए बाहर जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं, तो वो कोई एक पर्सन तो नहीं करता ना। ठीक है ना, उसके लिए एक पूरी टीम होती है, तो उसके लिए सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो भी हमारी टीम होती है, जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज, अलग अलग चीजों को ध्यान में रखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करते हैं। ठीक है, देन द सेकेंड वन इज मॉडल कंस्ट्रक्शन एंड assumptions। जैसे जो हम मॉडल बना रहे हैं, जैसे हमारी जो प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था कि उस प्रॉब्लम्स के लिए हम एक मॉडल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, दिस इज डन बाय आइडेंटिफाइंग द मेन पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। देखो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे कौन से वेरिएबल्स और पैरामीटर्स इसमें यूज हो रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और मैथमेटिकली हम जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमें पैरामीटर्स और वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो हमें यहाँ पर क्या कंसिडर करवाते हैं, expressed keeping into consideration the constraint and the objective inherent in the environment. So the constraint account for the physical limitations of the system. So the objectives are expressed by some sort of mathematical relations between the variables and the parameter which is known as the objective function. कि बेटा जब भी हम express करते हैं अपने some kind of relationship, मैथमेटिकल रिलेशनशिप,
देखो जैसे हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड में कोई वेरिएबल ले रही हूँ, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक्स किसी हमारी एक पर्टिकुलर चीज को डिनोट करेगा, हमारे पर्टिकुलर किसी एक प्रॉब्लम को या प्रॉब्लम्स की कोई भी एक सब पार्ट को डिफाइन करेगा, ऐसे ही वाई भी डिफाइन करेगा, ऐसे ही जेड भी डिफाइन करेगा। तो जो हम वेरिएबल्स ले लेते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशंस और अपनी इनइक्वालिटीज को बनाते हैं और उनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। तो हम उन रिलेशनशिप को, मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बिटवीन वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स, उनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमारा एक सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। नाउ द थर्ड वन इज टेस्टिंग द मॉडल। बेटा जो टेस्टिंग द मॉडल आपका ये है, मैं आपको सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा है, सारी मैं रीड आउट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं आपको इसकी समरी बता रही हूँ, ये रीड आप लोगों को करना है। ठीक है, टेस्टिंग द मॉडल में बेटा बेसिकली हमारा क्या है कि जो भी हमारा मॉडल अराइज होगा, हमने उसको टेस्ट करना है कि क्या हम जो भी मतलब सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, एक सॉल्यूशन हमने सोचा है, जो भी डिसीजन मेकर ने एक सॉल्यूशन सोचा है, हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले हम उसको टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, क्या इसके करने से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कुछ होगा बेटर कि नहीं होगा। सो आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडल, द नेक्स्ट फेज ऑफ ओआर स्टडी इज टेस्टिंग द मॉडल। ठीक है, तो टेस्टिंग द मॉडल के लिए हम बेसिकली क्या क्या करते हैं, वन शुड चेक द ऑब्वियस एरर और ओवरसाइट इन द मॉडल। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, उनके एरर्स को चेक करते हैं। दीज एरर्स में अकर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। देखो बेटा, अगर हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम में, जैसे मान लीजिए आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हो, बहुत बार क्या होता है आप उसको सॉल्व करते रहते हो, लेकिन कई बार आप मिस्टेक कर जाते हो, कहीं पर अटक जाते हो। क्यों अटक जाते हो, क्योंकि या तो कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, या हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, या कुछ चीजों की नॉलेज हमें कम होती है। मान लीजिए हमें कोई मेथड हम अप्लाई करें, उस मेथड का फॉर्मूला या तो हम गलत लिख जाएंगे या कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लैक होता है, लैक ऑफ नॉलेज या फिर कोई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। सो ड्यू टू दिस सर्टेन इनपुट पैरामीटर्स माइट बी एक्सक्लूडेड कम्प्लीटली और मे नॉट बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड और द इंटर रिलेशनशिप माइट नॉट हैव एंटर्ड इन द मॉडल। कि जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से क्या होगा, हमारे मॉडल्स पे इफेक्ट पड़ेगा कि कुछ ना कुछ हमारा मतलब कोई भी एक ऐसी चीज रह गई होगी, मॉडल में एंटर करनी रह गई होगी, जिसकी वजह से हमारे एरर्स आए होंगे, और एरर्स आने की वजह से क्या होगा, हमारी सॉल्यूशन पूरा का पूरा सेटिस्फाइड नहीं होगा। Now the second one is all the mathematical expression of a model should be dimensionally consistent in units. By varying the input parameter or decision variables, one can check that the output from the models behaves in the plausible manner. कि जो देखो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, डायमेंशनली कंसिस्टेंट इन यूनिट। देखो हमारे वो डायमेंशनली यूनिट्स के अकॉर्डिंगली डिफाइंड होने चाहिए। अगर हम मैथमेटिकली उसको कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में हमारा डिफाइन होना चाहिए, तभी उसकी टेस्टिंग क्या होगी, पॉसिबल होगी। एंड द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ मॉडल टेस्टिंग बाय सम हिस्टोरिकल डाटा, वो भी हमारा टेस्ट किया जाता है बाय सम हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, there are always a number of assumptions used in the construction of a model, due to which there is always a likelihood of a distorted representation of the system. कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ assumptions होते हैं जब भी हम अपने मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे सिंप्लीफाइंग assumptions, बेटा ये जो पॉइंट्स है ये वाले आपको रीड करने हैं। जैसे इसमें हमने क्या लेना होता है, मतलब हमने अपने assumptions चेक करने हैं। और नेक्स्ट वन इज द इंक्लूजन ऑफ सम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स विच डू नॉट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। कुछ हमारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है। एक एक्सक्लूजन, हम कुछ वेरिएबल्स को एक्सक्लूड भी करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही हम अपने मॉडल्स की टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग के बाद ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सॉल्यूशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल। देखो जो हम सॉल्यूशंस यहाँ पर सोचते हैं कि अपने प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशंस हमें निकालना होता है, तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। उसके हमारे 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है एनालिटिक और डिडक्टिव मेथड, सेकंड वन इज योर न्यूमेरिकल और इंडक्टिव मेथड, एंड थर्ड वन इज योर मॉन्टे कार्लो टेक्निक। ठीक है, चलो वन बाय वन हम इन मेथड्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज योर एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड हमारा क्या होता है, इसमें बेटा हमारे हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ ग्राफ्स एंड एलिमेंट्री डिफरेंशियल कैलकुलस। अब मॉडल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी मॉडल हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि अगर हमारा उसमें क्या होता है, इंक्रीज होते हैं कंट्रोल और अनकंट्रोल वेरिएबल्स इन द सिस्टम।
सो द काइंड ऑफ मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मॉडल। वो प्रॉपर हमारा किस पर डिपेंड करती है, हमारे मॉडल के नेचर पर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास द प्रोसीजर इन्वॉल्विंग यूजिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ simultaneous equation can be applied to any number of control variable in a model, but the computation becomes complex with the increase of the variables। कि जैसे मान लीजिए अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं एंड द सॉल्यूशन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो इसमें हमारे पास जो कंट्रोल वेरिएबल है मॉडल्स में उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत बार हमारे पास क्या हो जाता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। देखो हमने मैक्सिमम एक्स वाई जेड या हम 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स इतने वेरिएबल्स अगर हम करते हैं तो थोड़ा हमारे लिए इजी रहता है और वो थोड़े कंट्रोलेबल भी होते हैं। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे लिए वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इफ देयर इज अ मॉडल वेयर सम कंस्ट्रेंट आर इम्पोज्ड ऑन द वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम देन द मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर कैन बी यूज्ड। तो अगर हमारे पास कभी भी ऐसा होता है कि हमारे मॉडल में कुछ कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड होती हैं तो उस टाइम पे हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, लैग्रेंजेस मल्टीप्लाई। और ये आपने बेटा पढ़ा हुआ है अपने मैथ्स में, तो हम उसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड्स तो आपको पता ही है, इसमें हम अपने ट्रायल्स, अपने एरर्स का यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज का, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। और The drawback of this method lies in fact that these are lengthy, tedious and the costly। ये थोड़े से लेंदी होते हैं। आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपने मेथड्स काफी सारे उसमें पढ़े हुए हैं और आपको पता है कि जब भी हम एनए में कोई भी सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो वो काफी लेंदी होती है, तो ये इसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। नाउ द थर्ड वन इज मोंटे कार्लो टेक्निक और साइमुलेशन। देखो मोंटे कार्लो टेक्निक हमें क्या कहती है, द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन अ सिस्टम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इफ द सिस्टम इज नॉट रिप्रेजेंटली एडिक्वेटली बाय द थियोरटिकल मेथड। कि हमारा जो सॉल्यूशन हमारे किसी प्रॉब्लम का वो कॉम्प्लिकेट कब होता है, अगर हमारे सिस्टम हमें एक प्रॉपर वे में थियोरटिकल मॉडल नहीं रिप्रेजेंट करता। देखो जब मॉडल ही क्लियर नहीं होगा तो हम करेंगे क्या, हम उसके सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे। देन बाय द नॉलेज ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द रूल्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम वी कैन विजुअलाइज द टिपिकल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज डन बाय अप्लाइंग रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन टू फाइंड द corresponding probability and the expression in the model are evaluated। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रॉपर वे में जो थियोरटिकल एस्पेक्ट भी हमें डिफाइन करे, प्रॉपर वे में हमारी प्रॉब्लम्स की थियोरटिकली भी हमारा मॉडल डिफाइन होना चाहिए और एक हमारे पास उसके प्रॉपर वेरियस कंपोनेंट भी ढंग से डिफाइन होने चाहिए, तभी हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। और अगर हमारे पास कोई भी थियोरटिकल ढंग से डिफाइन नहीं है, देन assuming some theoretical probability distribution of the various component, then this method is called your Monte Carlo method। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, Monte Carlo method बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज योर टेस्टिंग, कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपको पता ही है हमने सबसे पहले टेस्टिंग करनी है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हम उसको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल बाय रिमूविंग एंड एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम्स, एंड देन इम्प्लीमेंट। हम उसके बाद लास्ट में अगर हमें लगता है कि हमारा प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमने ठीक किया है, हम उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद अगर हमें लगता है कि वो इम्प्लीमेंट अब हम कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट यू कैन इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन टू योर क्राइसिस। तो आप अपने क्राइसिस पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बेटा ये सारी थ्योरी आप लोगों ने रीड करनी है। ये सारे स्टेप्स बेटा जो हैं आपके, यहाँ तक आपकी ये थ्योरी है, ठीक है। आपने ये टॉपिक आज रीड आउट करना है और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आपने मुझसे पूछना है। अब आपका इस यूनिट में एक ये लास्ट टॉपिक रह गया, प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग। प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है गर्ल्स, थैंक यू।